नमस्कार। न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवा चलता गया। एक ऐसा शख्स जो अकेला चलता रहा, कारवा बनता रहा, कारवा टूटता भी रहा, लेकिन वो वेद की तरह से, वेद का जो मूल मंत्र है चरेवेति चरेवेति, चलते ही रहे और फिर कारवां बनता गया। हिंदुस्तान की राजनीति के पिछले 50 साल, चाहे वो राम सेतु का बात हो, इमरजेंसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, नोटबंदी की बात हो, आर्थिक उदारीकरण हो, या फिर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, जयललिता और ममता बनर्जी, हिंदुस्तान का कोई राजनेता, कोई राजनीतिक घटना ऐसी नहीं है, ऐसा सफ़र नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है जिसमें उस शख्स का अहम किरदार नहीं रहा हो। सच बोलना, बेबाकी से बोलना, दमदार तरीके से बोलना उनकी पहचान है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद, एक लंबा सफ़र उनका रहा है, आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतना लंबा सफ़र है, कहाँ से शुरू करें? राम सेतु से राम मंदिर तक? जब आपकी इच्छा है, हम तो आपकी मर्जी में बैठे हैं यहाँ। आजकल आपको कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आ रही है? नहीं, पहले भी किया था। 20 साल के पहले आप मेरे बयान दे के बहुत दिया था मैंने, जब हुआ था तब भी, और जब महबूबा बनी मुख्यमंत्री तब भी हमने किया। लेकिन हम कश्मीर में जाकर उनकी आम सभा, उनके लिए आम सभा में शामिल हो, और वहाँ 32 साल से जो मंदिर बंद था जी, उस दुर्गा मंदिर, उसको खुलवाने और वहाँ पूजा कराने, ये कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, और मैंने मैदान में आम सभा की थी। लोगों ने कहा, हाँ, सबने कहा कि ये तो बड़ा डेंजरस है। ये हिम्मत आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? देखिए, ये तो एक निष्ठा का सवाल है। कई लोग होते हैं हमारे पार्टी में जो राजनीति के करियर के रूप में आए हैं, कई हैं कि किसी तरीके से हम गद्दी जो पाए हैं उसको छोड़ना नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, इसको नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा, तुम बन जाओ। तो सेशन ने बड़ी एक पुस्तक में बहुत विवरण लिखा, उस समय भी आया। तो मैंने कहा कि नो, हमने तो प्रॉमिस कर दिया उसको, तो कैसे बदलेंगे जी। वो राजनीति में ऐसा होता नहीं है जी। तो इसीलिए सब लोग बच के चलते हैं कि कहीं मेरा कोई गलतफहमी हो जाना। भारतीय जनता पार्टी का तो जनसंघ के वक्त से एजेंडा रहा है। हाँ, तो मैं जनसंघ में रहा हूँ, आप जनसंघ में रहे हैं। मैंने, आप देखोगे तो मैंने विरोध किया, और वो कह रहे थे यार अपना पार्टी का ही बुराई कर रहे हैं इतना जल्दी जी। तो मैंने कहा सिद्धांत होती है, जल्दी विलम्ब का सवाल नहीं है। तो ये, हाँ, यही है, ये जो तुष्टीकरण शुरू हुई और समझौतावादी बने सब, उसमें से राजनीति भी भ्रष्ट होने लग गई है। सर, अभी कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, और लोगों को उम्मीद थी कि आपकी पार्टी की सरकार आई है तो ये इतना बड़ा मुद्दा था, अब कुछ तो काम होगा। बातें तो बहुत हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। 8 साल बीत गए। बात सही है। अब मैं तो समझता हूँ कि हमारे लोग, कई लोग जो निर्णय करने वाले हैं जी, जो उस जगह में बैठे हैं जहाँ निर्णय होना है, वो थोड़ा अमेरिका से डरते हैं, चाइना से डरते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल अवैध रूप से कैबिनेट की अनुमति के बिना उन्होंने जाकर एक केस डाल दी वहाँ यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में। वो आज भी है, ऐसा पुराना हो गया। जवाहरलाल नेहरू को कब तक हम कोसते रहेंगे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू का सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि अमेरिका तो कहती है पंडितों को वापस ले जाने में कहाँ जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी जा सकते हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं ले जाती आपकी पार्टी? जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ब्लिंकन, उसने जयशंकर के सामने कहा कि हिंदुस्तान में जो मानवाधिकार छीनी जा रही है, इसको हम बड़े
गौर से देख रहे हैं। ये चुप था, इसके माने इसको आत्मसम्मान नहीं है। ये हो गया हमारे देश में। विदेशों में सरकार के मंत्री हैं, मैं क्या बोलूं। नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी के विदेश मंत्री। मैं तो बोलता हूं, बट विपक्ष में तो सब डरे हुए हैं कहीं मेरे ऊपर घर में रेड ना हो जाए। सर ये बताइए कि क्या अब हम उम्मीद करें कि कश्मीरी पंडित पहुंच पाएंगे वापस? पहुंचना ही है, पहुंच पाएंगे, ये तो सवाल ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि डेट का तो मैं नहीं कह सकता, मेरे हाथ में नहीं है जी। मेरे हाथ में बात होती तो मैं कल से शुरू कर दूंगा। क्या शुरू कर दूंगा? 1 लाख जो भूतपूर्व सैनिक हैं जी, उनके परिवार को जाकर वहाँ बसाऊंगा और कहूँगा तुम्हारा एक ही काम है, कश्मीरी पंडित जो आएंगे उनका रक्षा करना, तुम्हें और कोई काम नहीं है। और अच्छे आमदनी तनख्वाह ये सब देकर उनको भेजेंगे। इससे कल से हो जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस मीटिंग मैंने रखा उसमें मुसलमान भी आए, मंच से बोले भी, और सब ने कहा कि हमें शर्म आता है कि ये जो हुआ भगाने वाले, हम तैयार हैं आपके स्वागत करने के लिए। तो एक माहौल तो बन गई है और मैं समझता हूँ कि हिम्मत से करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन ला देगा, उससे डरते हैं। सर अब तो हिंदुस्तान ज़्यादा पावरफुल है, एक सुपर पावर की तरह से लोग देखते हैं। उसके बाद आप डर रहे हैं। हनुमान को भी बताना पड़ा कि भाई तुम्हारे पास पावर है। अब तो आपने वो आर्टिकल 370 को भी हटा दिया। हाँ, तेरे मेहनत करना पड़ा। हाँ। अब अभी तक उसका फायदा क्या हुआ? आतंकवाद भी नहीं रुका, नहीं, देखिए 370 आतंकवाद हटेगी तो सवाल नहीं था। ये एक घृणा पैदा वाली थी और उसको टेम्पररी भी कहा गया था। अब टेम्पररी 70 साल तक चल गई, तो इसको हटाना तो हमारे लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले जनसंघ का अध्यक्ष थे, उन्होंने अब बलिदान की इसमें उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया उसके लिए, लड़ने के लिए। हमारे हर साल जो रेजोल्यूशंस पास होती थी जनसंघ में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 370 हटाने के लिए कहा था। बात हमेशा कहती, बट किया नहीं। परंतु आखिर में प्रेशर बहुत आया तो कर दिया आपने, अच्छा किया। हाँ, लेकिन इसका नतीजा तो लोगों को नहीं लग रहा ना कि इसका फायदा क्या हुआ। भाई देखो, ये इस तरीके से जमीन नहीं खरीद रहे, मैं तो कश्मीर में पंडित नहीं जा रहे। नहीं, मैं ये ऐसा इसके मापदंड नहीं करूँगा कि फ़ायदा क्या हुआ। ये करना था, ये हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध था और संविधान में लिखा था इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट की वोट की भी जरूरत नहीं। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये पहले किसी को पता नहीं था, मैंने लिख कर दिया था और अब हो गया है। अब इसकी जो परिणाम है इसकी क्रियान्वित करने में, वो तो साहसी नेता तो कर देंगे। अब डरते हैं, किस बात पर करते हैं कि चाइना धमकी दी है, करोगे तो दिक्कत होगी। रशिया जो चमचा है चाइना का, हम समझते हैं वो अलग देश है। रशिया जो है वो सोवियत यूनियन नहीं है, वो एक टुकड़ा है सोवियत यूनियन का। जैसे यूक्रेन भी एक टुकड़ा ही है सोवियत यूनियन का। तो लोग कहते हैं रशिया ने बहुत मदद की। कब की? जब रशिया ही पैदा हुई थी 1992 में, 1992 में। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मोदी और हमारे गवर्नमेंट में तो कोई और नहीं है। मोदी जो कहेगा वही होगा। बाकी लोग उनको चुनौती भी नहीं दे सकते, कोई वोटिंग से कुछ तय नहीं होती। कलेक्टिव लीडरशिप की बात, कलेक्टिव लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सब वहाँ बैठे हैं, वो पर्चा लेकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आइटम्स बोलेंगे। किसी को आपत्ति है, सब चुप, पास। सर आपने बात की कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, ये जो वापसी की बात कर रहे हैं, निकाले जब गए थे तब क्यों थे आप चुप? नहीं, मैं नहीं चुप था। आप मतलब आपकी पार्टी नहीं, उस समय तो ये शामिल थी ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे आप। हाँ, नहीं, समर्थन कर रहे थे सरकार, मतलब सरकार का समर्थन कर रहे थे। गवर्नर आपके पसंदीदा लोग नहीं, ये तो देखे, मैं लोग जिसको प्रचार करनी चाहिए वो करते नहीं है। इन्होंने वीपी सिंह और मोहम्मद सईद ने
13 आतंकवादी जो जेल में दंडित थे उनको छोड़ा अपनी बेटी के लिए, रुबैया के। जब हम लोग आए, मानी चंद्रशेखर, मैं, ये सब आए, तो सैफुद्दीन सोज की बेटी भी वही JKLF ने एक भी नहीं छोड़ा हमने। और 10 दिन में उन्होंने ही, JKLF ने उसको स्कूटर में, ऑटो में बैठाकर सैफुद्दीन सोज के घर में जाकर छोड़ के आए। सर, आरिफ खान साहब से मेरी बात हो रही थी, तो आरिफ खान साहब ने कहा कि जब ये हुआ रुबैया शहीद वाला मामला भी, तो ये मैसेज था कि उनको छोड़ दिया जाएगा रुबैया को, मिलिटेंट्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपने छोड़ दिया, मतलब जो केंद्र में सरकार में थे, खासतौर से सईद साहब का ही नाम लेकर होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। और फारूक साहब मना कर रहे थे, तो जो मना कर रहे थे मिलिटेंट को छोड़ने के लिए, वो आपकी नज़र में देशद्रोही हैं, है ना? नहीं, मेरी नज़र में मैंने जो भाषण दिया उसमें तो मैंने फारूक को तारीफ़ किया। उसने कहा कि कश्मीरियों को, पंडितों को भगाने की जो योजना थी वो उन्होंने विरोध किया था पहले। फिर मुफ्ती VP सिंह ने ना कहा कि इसको करना ही है। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन जो रवैया हुआ वो तो इनको छोड़ने के लिए हुआ था। हाँ, वही तो, वो बनावटी था। हाँ, हमने तो फाइल देखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसकी कनेक्शन, लड़की की कनेक्शन, और वो जो टेररिस्ट हैं उनके कनेक्शन। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बजाय फारूक अब्दुल्ला को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि कौन टारगेट? ये लोग, हमारे लोग तो टारगेट नहीं करते हैं, बस इसकी लापरवाही करते हैं। वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया ना, कभी कभी ऐसी बातें कह देता, कहनी चाहिए। परंतु उसको ही मैं तो वहाँ आम सभा में भी कहा था कि हमें फारूक अब्दुल्ला चाहिए यदि हम यहाँ चुनाव करेंगे। मतलब मैं ये मानूँ अभी कि कश्मीरी पंडितों को जाने का इरादा है, स्वामी साहब वहाँ पर जा सकते हैं, कश्मीर में प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अभी डर है मन में थोड़ा सा कि कैसे ले जाएं। है भाई, कोई और तो नहीं गया ना। तो आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को डर है क्या हो जाएगा? नहीं, वो ही विदेश का प्रतिक्रिया क्या होगा। अपने घर भी ना जाएं विदेश के डर से। क्या करें हम? उनको बोलिए, चाइना के लोग पहुंच गए हैं यहाँ, 4000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने हड़प कर ली, और कहते हैं कोई नहीं आया, और आप भी पूछने वाले नहीं है। मैं ही पूछता हूँ, पूछ रहे हैं आपसे। यहीं पर आ रहा था मैं कि चाइना की बात अभी कर रहे थे हम लोग, चाइना को लेकर भी सरकार चुप है। फिर अभी नेहरू जी का नाम ले लेंगे आप, चाइना की बात? नहीं, मैं तो कहाँ कर लूँगा, नेहरू जी के बिना जी नहीं सकते। मैं नहीं, नेहरू का जब कांग्रेस बोलेगी तो मैं कहूँगा कि नेहरू का पहले बुरा करो, फिर बोलो। परंतु मैं तो रोज बोल रहा हूँ और मजाक करता हूँ इसका, कोई नहीं आया। सर, आपका विदेश मंत्रालय, मतलब विदेश नीति में बड़ा दखल है, आपकी समझ जो है ना बड़ी है। अभी जो सब कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन को लेकर, उसमें भारत का जो रोल रहा वो गलत है। मैंने 2 लंबे लेख लिखी है हिंदू न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी में है, दे दूंगा आपको, और आपकी कोई ढूंढ लें, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसको भी छाप देंगे। हमने तो बिल्कुल साफ कहा कि वो एक लोकतंत्री देश है, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस का सामान्य सदस्य है। उसके इसमें आप घुस जाते हो और उनके पास कुछ है ही नहीं, और वहाँ के जो नागरिक हैं उन सबको गोली से मार रहे हो, तो इसको कैसे बर्दाश्त करें हमारे? और हम लोग कहते हैं नहीं, हम बैलेंस कर रहे हैं, हम ये करें। इसमें बैलेंस की सवाल ही नहीं है। वो एक चमगादड़, क्या कहते हैं वो बैट को? चमगादड़। आप पंचतंत्र पढ़ा है आपने? चमगादड़ का परिस्थिति क्या बनी, वही हमारी बन रही है। तो इस पर बात ना करें, इसलिए आप हिजाब की बात करते हैं, इसलिए आप लाउड स्पीकर की बात करते हैं। हिजाब के बारे तो बात करनी है, क्योंकि हिजाब पहनकर स्कूल के क्लासरूम में जाना, ये तो अनुशासनहीनता है। मैं इसको कैसे मान सकता हूँ? तो यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन रहे हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। यूनिफॉर्म कोई कह दें स्कूल कि हम हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा मानते हैं, तो मैं विरोध नहीं करूँगा। परंतु जब है ही नहीं, सबको एक ही लगना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्या है, लड़कियों को पढ़ाना या नहीं? हमारी प्रायोरिटी है लड़की को पढ़ाना, और ये भी सिखाना है कि हिजाब के साथ पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैं लड़की को पढ़ना है नंबर 1, और
स्कूल में ऐसा दिखना चाहिए कि सब बराबर है। अच्छा, ये हिजाब इसलिए याद आया क्योंकि अब कर्नाटका में भी इलेक्शन होना है, उस समय आया जब यूपी में मैं नहीं जानता किसके लिए आ रहा, मैं कहता हूँ हिजाब नहीं हो सकता क्लासरूम में, क्योंकि लाउड स्पीकर की बात और अजान की बात अब इसलिए आई क्योंकि बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। नहीं वो ठीक आपको तो बहुत संदेह है। मैं कहता हूँ कि मेरा राय पूछ लीजिए, मैं पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जी, आपकी राय मैं तो अब ये बात तो सही है कि कई एरियाज़ में मुझे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा जो अपना घर जाते हैं कलकत्ता में या बिहार में, वो कहते हैं कि भाई ये अजान चल जाती है पाँच बार और हमें तो सोने के लिए भी मौका नहीं मिलता, 5 बजे सुबह होती है। तो ये तो एक पब्लिक न्यूसेंस हो गया ना। अब धार्मिक कारण से हाँ साल में एक बार जैसे पटाखा हम लगाते हैं वैसे हो सकता है, परंतु रोज़ 5 बार करना और वो भी रात सुबह 5 बजे लोगों को जगाना। सर, मंगला आरती सारे देश भर में होती है मंदिरों में 5 बजे, 4 बजे ही होती है, बट कहाँ मंदिरों का कुछ सुनाई देता है। मैं तो ऐसा देखा नहीं, ये तो माइक्रोफोन लगा। ये ऐसा नहीं लगता कि इंटेंशनली हम किसी को पोक करना चाहते हैं? देखो हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, तो दादागिरी करेंगे? नहीं, अभी तक तुष्टिकरण चली है। हम इस देश में अपने देश की एक टुकड़ा दे दी है मुसलमान के लिए। संविधान है, उसमें मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। उसमें कोर्ट तय करती है रीजनेबल अनरीजनेबल है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको कहना कि आप 5 बजे सुबह रोज वो क्या कहते हैं अजान, अजान सुनाई नहीं दे सकते माइक्रोफोन डाल के। हाँ, आपको करना है तो मस्जिद के अंदर करिए। तो ये हम लोग उसको तुष्टिकरण मानते हैं कि हम इसको इतने दिन बर्दाश्त करके आए। तो हम बीजेपी थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए, हम कांग्रेस जैसा नहीं कर सकते। सर, ये फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात नहीं है, धार्मिक आज़ादी की बात नहीं है। फिर आपने अजान की बात की, फिर आपने कहा आप मीट भी मत खाना, खुले में मत बेचना। मीट तो एक दिन मैं जब कॉलेज में था मैं कहता था सिगरेट मत पियो, और सब नाराज़ होते हैं, अरे कहाँ तुम पुरानी बातें करते हैं, तुम मॉडर्न है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी वही चाहेंगे, ये सब। आज लोग कहते हैं कैंसर होता है और इसीलिए उस पर सिगरेट में ही लिखा हुआ है। सरकार नहीं, मुरारी बापू हैं आप, नहीं प्रवचन देना चाहते हैं कि हमको मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, उसका आप तो आरोप लगा सकते हैं मुझे, हमारी चमड़ा राजनीति में आकर बहुत तगड़ा हो गया इससे हम सर मैं ये कहता हूँ जी कि हर चीज़ को देखना चाहिए, इसमें समाज में इसकी असर क्या होती है। अब सिगरेट में ये लिखना कि ये तुम्हारी जान के लिए खतरा है, दैट्स फाइन, ठीक है ना। इसका बड़ा डिट का विरोध होता था 40 साल 50 साल पहले, अब नहीं, क्योंकि उसका कैंसर तो प्रूव हो गया। हम कहते हैं कि तुम जब हमारी त्यौहार चल रही है उस समय मीट खाना नहीं चाहिए, तो क्या बड़ी बात है। सर, रमजान भी तो चल रहे हैं, नवरात्र के चलने दो, बट उनका भी त्यौहार है। तो हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? जो मुसलमान हमारे साथ रह नहीं सकता उसके लिए एक अलग देश बनाया था ना। तो जो रहेगा तो थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमने एक देश का 1/3 टुकड़ा, इसको आप कह रहे कंडीशन से अप्लाई, ऐसा समझ? कंडीशन नहीं, उस समय कहा कि मुसलमान नहीं रहना चाहते आपके साथ, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। जो नहीं रहना चाहते थे वो चले गए, जो रहना चाहते थे वो रहेंगे ना। तो रहने चाहते, वो डॉक्टर स्वामी की कंडीशंस के साथ रहे। नहीं, जिन लोगों रह गए वो सब वो जिन्ना को वोट दी थी 1946 में जब इलेक्शंस हुए थे, लेकिन 47 में तो उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। रह गए तो हिंदुस्तान के संविधान में के अंतर्गत रहना पड़ेगा। संविधान में लिखा है नॉन वेज मत खाइए, नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नॉन वेज खाओगे वो अनरीजनेबल है तो उसको बैन कर सकते हैं। सर, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर स्वामी जैसे लोग बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। हाँ, राम सेतु जैसा मुद्दा उठाया, हाँ,
क्या राम हुआ? मंदिर, मैंने तो राम मंदिर है, राम सेतु है, दोनों मुद्दे हैं। हाँ। लेकिन राम सेतु पर काम होने की बजाय और छोटी छोटी सी बातों पर लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। वो मैं इसलिए लग रहा है कि जो आप बड़े मुद्दे उठाते हैं ना, उससे बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग के आयाम थोड़ा छोटा है। हम तो आए हैं इतनी शिक्षा के बाद, प्राध्यापक रहकर जी, दुनिया के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जी। और ये तो मैट्रिक पास फेल होकर आए या झूठा डिग्री बता करके आए हैं। तो इनको क्या पता है? तो इसीलिए वो इस तरीके से करते हैं। विशाल विचार करने के लिए पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, लेख लिखना चाहिए। अमेरिका में तो सारे पॉलिटिशियंस लेख लिखते हैं अखबारों में। यहाँ कोई लिखता है? यहाँ तो तुम्हें डांटने के लिए बुलाते हैं। सर, ऐसे मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब की बात से कि पार्टी जिस सिद्धांत को चलना चाहिए था उस पर नहीं चल रही और डॉक्टर साहब उससे खुश नहीं है। नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी में कार्यकर्ता से जितने अच्छे कार्यकर्ता बीजेपी में किसी पार्टी में ना इस देश में या किसी देश में आपको मिलेगा। मैं जानता हूं कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, मैं 3 बार लोकसभा जीता, 3 बार राज्यसभा। मुझे पूछोगे तो मैं राज्यसभा ही पसंद करूंगा, कोई झंझट नहीं होती है, किसी घूमना नहीं होता है। बट लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण है पोलिंग बूथ। उसमें 5 लोग हैं जो वोटर लिस्ट सब चेक कर रहे हैं, पूरा पहले से चेक करके रखे हैं कि ये मर गया, ये चले गया, और फिर वो ऑब्जेक्शन करते हैं। ये जो हमारे बीजेपी के लिए जो कार्यकर्ता है वो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो इसीलिए मैं पार्टी नहीं कहूँगा। पार्टी में आज बीजेपी पार्टी नहीं कह रहे, सरकार कहने से बच रहे हैं। नहीं, मैं सरकार कह रहा हूँ ना जी। और मैं कहता हूँ कि सरकार की जो गलत बातें हैं वो भी पार्टी में आ गई। अब चुनाव नहीं होती है पार्टी में। पता नहीं आपको याद है या तो तुम उस उम्र के थे जहाँ आप पत्रकार थे। चंद्रशेखर के साथ मेरा इलेक्शन का लड़ाई हो गई थी और फिर बाद में उसने कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बनाया और खुद पर प्रेसिडेंट बने। बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने। मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता था क्योंकि राजीव गांधी तो मुझे चाहते थे जी। उसको नापसंद करते थे, उसके माँ के कारण नफरत करते थे चंद्रशेखर। मैंने कहा इससे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, वही है, उसके पास 50 MPs। तो आप बन जाते तो वो सरकार 6 महीने में नहीं गिरती ना? नहीं, वो गिरती नहीं। बट उस समय मैंने चंद्रशेखर को बाहर निकाला ये प्रॉमिस देकर कि तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। सर, ऐसा बताइए मुझे, जैसे हमने शुरू में बात की और डॉक्टर स्वामी को देखते ही हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा राजनीतिक चेहरा ऐसा नहीं है जिससे डॉक्टर स्वामी की दोस्ती नहीं रही हो, बहुत क्लोज, और ऐसा भी कोई चेहरा नहीं रहा जिससे दुश्मनी नहीं रही हो। क्या है ये दुश्मनी? इसीलिए होती है कि जो बात छिपानी चाहते मैं छिपने लायक नहीं समझता हूँ, बस इतना है। तुम शराब पीते हो तो कहने में क्या प्रॉब्लम है? भाजपा से मेरी लड़ाई यही थी। अफीम लेते थे, शराब पीते थे, लड़की की छेड़छाड़ करते थे। ये तो पर्सनल इशू है ना, ये पॉलिटिकल इशू तो नहीं है ना प्रॉब्लम। ये पर्सनल इशू नहीं है, राजनीतिज्ञ के लिए पर्सनल इशू नहीं है। राजनीतिज्ञ एक प्रतिमा है। नहीं, लेकिन मैं ये बात तब मानूँ आपकी कि आपकी बात ठीक है, आप चलिए इस बात को मान लेते, लेकिन आप किसी दिन जयललिता से दोस्ती करते हैं, हाँ, किसी दिन जयललिता से नाराज हो जाते हैं। नहीं, वो तो किसी दिन सोनिया गांधी से नाराज रहते हैं, नहीं, किसी दिन दोस्ती कर लेते हैं। मैं तो चाह रहा था कि बोलूं हमारे साथी को कि डॉक्टर स्वामी के साथ चाय पिए, लेकिन डॉक्टर स्वामी के साथ चाय पीना बहुत खतरनाक काम है। ये भी है। लेकिन पहले तो वास्तविकता दे। जयललिता से मैंने दोस्ती की जब वो चाहती थी दोस्ती, और लड़ाई हुई जब वो लड़ती थी मुझसे। मैंने कभी उससे लड़ाई नहीं की। सिर्फ उसको मैंने कहा तुम बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हो और कभी हमारी दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो मैं केस डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो वो बहुत घमंडी हो गई, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी तो तुम्हें जेल में डाल दूंगी। जेल में डाल नहीं सकी, मैंने उसको जेल भेज दिया। तो
ये तो लोग लेकिन कहते हैं। जयललिता जी के कहने में ही तो आप यहाँ आ गए चाय पिलाने, सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो जब चाहती थी दोस्ती, उसके लिए मैं तैयार था। मैं वो, क्योंकि उस महिला में अच्छे गुण बहुत थे। आपने ऐसे दुश्मन को, आपके राजनीतिक दुश्मन, मतलब दुश्मन का मतलब पॉलिटिकल एनिमी सोनिया गांधी को चाय इसलिए पिला दी क्योंकि आप सोनिया जी से दोस्ती नहीं थी आपकी, आप वाजपेयी जी से नाराज थे। हाँ, वाजपेयी से सरकार गिराने के लिए मैंने वचन किया था जी। मैंने वाजपेयी को भी कह दिया। तो मतलब यह है कि डॉक्टर साहब का जब नाराजगी हो जाए, गुस्सा आ जाए पर्सनल, तो बस नहीं चलेगा काम। नहीं, उसमें तथ्य थे, तथ्य के कारण मैंने किया। और वो कौन सी दुश्मनी है ये सब मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूँगा कि मैं लोकसभा जीत कर आया, वाजपेयी ने मुझे कहा कि भाई हम सरकार बनाना चाहते हैं, पुरानी बात भूल जाओ। और घर में बुलाकर मिठाई विठाई सब दिया। वो उसके दामाद भी थे जी, और ये जो रजत शर्मा जी, ये दोनों थे। हाँ, रंजन और रजत। हाँ जी। और कहा कि जयललिता का चाहती है आप फाइनेंस मिनिस्टर बनो। मैंने कहा मैं क्या जानूँ, उससे बात करिए, मैं तो नहीं, मैंने तो आपको कहा नहीं। तो जयललिता जी ने आपको कहा था कि वाजपेयी जी ने तो अश्योर कर दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, पब्लिकली उसने ऐलान कर दिया। जी। तो उसने इस गुस्सा में कि इसने धोखा दिया, मुझे कहा इस सरकार को गिराओ। और मुझे आनंद आया वाजपेयी की सरकार गिराने में। मैं गिरा दिया। अब वो भी कुशलता है ना। लेकिन सोनिया गांधी से मेरी लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों ने ज्यादा यूज कर लिया इस मामले में, क्योंकि आप जैसा शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी को मुझे कोई यूज नहीं कर सकता जिसके मैं यूज नहीं होनी चाहता हूँ। ये एक दूसरी बात है कि कहो कि यूज कर दिया तो क्या है, मैं मेरी मर्जी से किया। मुझे कहा कि तुम इस सरकार को गिरा दो। जयललिता ने मुझे इस पर धोखा नहीं दिया, धोखा सोनिया गांधी दी। इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन तुम्हें जेल भेजूंगा। और अभी आ रही है मौका उसको जेल भेजने के लिए। अभी तो वो क्या उसको बेल में है, बेल पर है, बेलगाड़ी। अब वो जेल जाएगी पक्का। सर, आपने अभी जिक्र किया कि भाई वाजपेयी जी ने जयललिता को अश्योर किया कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर स्वामी एक ऐसे लोगों में से हैं जो ऑलवेज वेटिंग इन एफएम है। हाँ। डॉक्टर मोरारजी देसाई से लेकर नरेंद्र मोदी तक वित्त मंत्री बनने की कतार में रहे और कभी नहीं बन पाए, इसलिए हमेशा गुस्सा रहते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं है, मैं समझता हूँ क्यों। क्योंकि मैं इनकी बातों को नहीं सुनूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री सिर्फ बजट बनाने का नहीं होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। तुम्हारी बैंक अकाउंट विदेशों में है, मैं पकड़ लूँगा और फिर उसको वापस भी लाऊंगा और आपको अंदर भी करूँगा। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा वो डर है सब लोगों को। सब मोरारजी ने तो सीधा मुझे कह दिया कि वाजपेयी, क्योंकि उस समय कोएलिशन थी ना जी, तो वाजपेयी ने कहा कि इसको नहीं बनाना, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा जनता पार्टी क्यों बनाई, इसे जनता पार्टी तो अभी कहाँ बनी है, अभी तो ये तो सब हम मिलकर आए हैं इंदिरा गांधी को हराने के लिए, तो मैं और कुछ करता हूं आपके लिए। और उन्होंने जब भी कहीं भी घूमे मुझे लेकर गए। चाइना पर उन्होंने ही मुझे भेजा। वाजपेयी पे जाने चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, स्वामी जाएगा, वही बात कर सकता है उनसे। नरसिम्हा राव के वक्त भी नहीं, नरसिम्हा राव तो मैं मिनिस्टर का रैंक था ना, पर तो वो पार्टी नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर बना देते पक्का यदि मैं कांग्रेस में जाता। मैंने तो पहले से वचन लिया कि मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा जी। तो इसीलिए चंद्रशेखर जी से आपकी इतनी दोस्ती रही, उन्होंने भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बताया भी, मुझे 2 पोर्टफोलियो दिया जी। कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मैं देने नहीं चाहता। तो चंद्रशेखर जी भी डरते थे। चंद्रशेखर कहा कि तुम बैंक अकाउंट खोलोगे, वचन दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा वचन, क्योंकि सबका तुम केस लगा दोगे, ये सब चलता नहीं है स्वामी, ये थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है एंड ऑल दैट। मैंने कहा मैं ये नहीं जानता। तो फिर कहा कि 2 पोर्टफोलियो देता हूँ, रिवर कॉमर्स एंड लॉ या फाइनेंस में आप इनसे, बिकॉज मेरे बिना तो सरकार नहीं बनती ना। तो उन्होंने कहा कि बट ये मैं बनाने नहीं चाहता, बिकॉज सारे लोग घबराए हुए हैं। सरकार तो सर वाजपेयी वाली भी आपके बिना नहीं बन रही थी, आपकी चिट्ठी इंतजार कराती रही। हाँ, बट आखिर में मैंने लुटियन जोन में गाना चलता रहा, चिट्ठी आई है। मैंने जयललिता को कहा
कि मैं पहले ही कहा इनके साथ गठबंधन मत करो, मैंने कहा इलेक्शन होने दो, उसके बाद जाके बार्गेन करो उनको, क्योंकि कम पड़ेगी उनके लिए। तो वो इन मामलों में बचकाना हरकत बहुत होती थी। लेकिन आपकी बात मान ली ना, चिट्ठी नहीं भेजी बाद में, नहीं वो बाद में उसने गठबंधन करके चुनाव जीते। फिर मैंने कहा कि अब तुम सरकार को गिराओगे तो सब छी बोलेंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी और इसीलिए थोड़ा टाइम जाने दो। तो उसने कहा कि उसको झंडा फहराने नहीं देना है लोकसभा लाल किले पर। हाँ, लाल किले पर। मैंने कहा 2-3 महीने में कैसे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कितना टाइम लगाओ, मैंने कहा 1 साल। बिल्कुल 1 साल के बाद मैंने 1 साल के बाद सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात कराई, सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ आज भी मैं कर सकता हूँ। फिर सर आज भी मैं चाइना से बात करके उनको जमीन छोड़ने के लिए मैं विवश कर सकता हूँ। तो कहिए ना, आप क्यों चुप हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कितना सारा देश आपके साथ होगा। तुम कौन सी बात चाइना की बात पर सारा देश आपके साथ होगा। क्यों नहीं जानते हैं कि मैं ये कहते आया हूँ, सारा देश जानती है कि मैं विरोध कर रहा हूँ चाइना का। अच्छा, एक चीज़ और, ये वित्त मंत्री वाली बात आ रही है, तो मौजूदा सरकार भी बच गई। आप 2013 में बीजेपी में फिर से आए, फिर नरेंद्र मोदी जी थे, पार्टी में रहे, फिर वित्त मंत्री नहीं बन पाए आप। हाँ, वो तो मोदी, अमित शाह और जेटली, 3 लोगों ने कहा ये होगा तो वही सबका खोलेगा, और जेटली तो बहुत डरा हुआ था। तो अब तो 2019 में तो जेटली जी भी नहीं थे। उसके उस तक तो हमारी इतनी प्रतिमा बन गई कि मोदी डरने लगा कि ये कहीं हमारी गद्दी ना ले जाए। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आप जितना नाराज हैं सरकार से, उसकी वजह यह है कि अब राज्यसभा खत्म हो रही है। हाँ, खत्म हो, हाँ 24 को खत्म हो जाएगी, और अब आप ममता बनर्जी जो हैं आपको सीट देने वाली हैं। तो नहीं, 5 गिना देता हूँ। 5 लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें चाहिए, वी आर रेडी। इसके माने मुझे बीजेपी छोड़ना पड़ेगा। फिर छोड़ने के बाद मुझे बीजेपी को अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्यों दे रहे हैं, कोई ये धर्मशाला चला रहे हैं। ये तो मुझे राज्यसभा में बनाएंगे ताकि मैं इनका पोल खोलूं। तो मतलब अभी बीजेपी में आप दोबारा राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, वो तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया। मोहन भागवत और उनके पहले जो थे सरसंघ चालक, उन दोनों को मैंने कहा कि मैं बीजेपी में विलय करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले बार भी मोहन भागवत जी ने तो बड़ा रोल प्ले किया आपको बीजेपी में लाने में। बहुत प्ले, उनको बहुत मानता हूँ मैं जी। उनको मैंने यही कहा कि जो भी पोस्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो या राज्यसभा जाने का हो, ये आप ही करिए, मैं नहीं कुछ करूँगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएंगे टीएमसी से, चाहे वो राज्यसभा दें? इनको निकाल देंगे तो जाऊँगा, इनको निकालने दो मुझे, फिर तो मुझे अभी राज्यसभा खत्म हो जाएगी तो जाना। क्योंकि नहीं, ट्वीट कर लोगों ने बहुत सारा जिक्र किया, आपने ममता जी की बड़ी तारीफ की। हाँ, 24 नवंबर 2021 मैं मानता हूँ उसको। ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस आई हैव मेट वर्क विद, ममता बनर्जी रैंक्स विद जेपी मोरारजी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर राव, who meant what they said and said what they meant. In India, politician, that is a rare quality. तो इतनी तारीफ तो आपने, मेरे को लगता है कि किसी की नहीं की जितनी ममता बनर्जी। मैंने वो नाम गिनाए है ना जिनके जैसे वो तो थे, इसलिए लोगों को लगा कि ममता बनर्जी के साथ आप जा रहे हैं। हमारे देश में ऐसे ही है, तुम तारीफ करोगे जब कुछ चाहिए तुम्हें। मैं तो जो दिल की बात है वो बोल देता हूँ, मुझे पसंद नहीं वो भी बोल देता हूँ। ये हम मान के चले ना हम कि आप बीजेपी में ही रहेंगे, बीजेपी के जब तक वो मुझे बाहर निकालेंगे नहीं। मेरे पास राज्यसभा हो ना हो। इतने कीमती आदमी को कौन बाहर निकालता सर? नहीं, कीमती का नहीं है, अनमोल है आप पार्टी के लिए। इतने जो उसको अंग्रेजी में रिटेलिएट कहते हैं वो तो छूटने वाला नहीं। वो मुझे निकालेंगे तो फिर मोदी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। मैंने बस दिखा दिया, वाजपेयी को ही गिरा दिया। मैंने उसको कहा 1 दिन के लिए भी गिराऊंगा, गिरा दूंगा मैं तुम्हें। उसको मुंह पर बोला था। सर, ये तो वार्निंग की तरह से आप बात कर रहे हैं। ऐसे ही है वार्निंग। जब मेरे साथ खिलवाड़ होगा तो मैं वार्निंग जरूर दूंगा।
वो मेरी शिष्टाचार है कि मैं वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग के बिना सब लोग करते हैं, मैं तो वार्निंग दे के करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपकी ये जो आदत है, ये सच बोलना, ये बेबाकी जो है वो बनी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया पर इतना ही। आपका कल आज से बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ बने रहिए हमारे साथ।